नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए कालिदास की अमर कृति मालविका अग्निमित्र, जो उनका ये पहला नाटक है, वह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उस नाटक की कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये कहानी जो है मालव देश की राजकुमारी मालविका है और विदिशा का राजा जो है वह अग्निमित्र है। दोनों के बीच के प्रेम संबंध को, किस प्रकार दोनों के बीच प्रेम प्रस्फुटित होता है और फिर चरमोत्कर्ष पर जाकर विवाह बंधन में यह प्रेम बंध जाता है। तो इस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत अद्भुत कहानी है। आज से लगभग 2200 वर्ष पहले की कहानी को, कथानक को यहाँ पर कालिदास ने उठाया है और तो वह इनकी पहली कृति कही गई है। माना जाता है कि यह मालविका अग्निमित्र उनकी पहली कृति है। तो आइए सुनिए कहानी मालविका अग्निमित्र की। बहुत पुरानी बात है। शुंग वंश में पुष्यमित्र नाम के एक महाराज थे। वह सेनापति पुष्यमित्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र ने उन्हें विदिशा का शासक बना दिया था। इनकी 2 रानियां थीं, धारिणी और इरावती। धारिणी पटरानी थी और उनके वसुमित्र नाम का एक पुत्र तथा वसुलक्ष्मी नाम की एक कन्या थी। उनके दूर के रिश्ते के एक भाई भी थे। उनका नाम वीरसेन था और वह महाराज की ओर से नर्मदा के किनारे अंतपालगढ़ की देखभाल करते थे। उन्होंने अपनी बहन के पास एक कन्या को नृत्य गान सीखने के लिए भेजा था। उस कन्या का नाम मालविका था और वह बहुत ही सुंदर थी। एक बार महारानी धारिणी चित्रशाला में एक कुशल चित्रकार के बनाए हुए चित्र देख रही थी कि महाराज अग्निमित्र भी वहां आ गए। उन्होंने एक चित्र में दासियों के बीच खड़ी हुई एक अनजान कन्या को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, यह सुंदर लड़की कौन है? महाराज के बार बार पूछने पर भी रानी ने जानबूझकर कोई उत्तर न दिया। लेकिन इसी बीच कुमारी वसुलक्ष्मी ने अपने बालपन में उस अनजान कन्या का नाम बता दिया। वही सुंदरी मालविका थी। इस पर महारानी ने मालविका पर कड़ा पहरा लगा दिया, जिससे वह महाराज के सामने न आ सके। उन दिनों वह महारानी की आज्ञा से नाट्य कला सीख रही थी। उस कला में वह स्वभाव से ही निपुण थी। उसके अभिनय को देखकर गुरु गणदास को ऐसा लगता था कि मानो मालविका उनकी शिष्या नहीं है, गुरु है। वह उससे बहुत प्रसन्न थे। उन्हें इस बात में विश्वास नहीं था कि मालविका दासी है और उसे वीरसेना ने नाच गान सीखने के लिए भेजा है। रूप रंग और शील स्वभाव से वह उन्हें किसी बड़े कुल की जान पड़ती थी, क्योंकि सिखाने वाले की कला अच्छे शिष्य के ही पास पहुंचकर उसी प्रकार खिल उठती है। जिस प्रकार बादल का जल सीपी में जाकर मोती बन जाता है, मालविका बड़े कुल की न होती तो कैसे नाच गान में इतनी निपुण होती। विदर्भ के राजा यज्ञसेन और माधवसेन दोनों चचेरे भाई थे और राजगद्दी के लिए आपस में लड़ते रहते थे। माधवसेन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अग्निमित्र की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। इसी संबंध में अग्निमित्र से अपनी बहन का विवाह करने के लिए वह विदिशा जा रहे थे कि मार्ग में यज्ञसेन की सेना ने उन पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लिया। यह समाचार जब अग्निमित्र के पास पहुंचा तो उन्होंने विदर्भराज यज्ञसेन को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अनुरोध किया कि वह माधवसेन और उनकी पत्नी तथा बहन को छोड़ दे। इसके उत्तर में यज्ञसेन ने लिख भेजा, आप बड़े हैं और यह भी जानते हैं कि समान वंश के राजाओं का वर्ताव कैसा होता है। आप चाहें तो हम लोगों का बीच बचाव कर सकते हैं। माधवसेन और उसके साथियों की धड़पकड़ में उसकी बहन कहीं खो गई। उसे ढूंढने का मैं पूरा यत्न करूंगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं माधवसेन को छोड़ दूं
तो आप भी मेरे साले मौर्य सचिव को, जो आपके कारागार में बंद है, छोड़ दें। यह पढ़कर अग्निमित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, वीरसेन को आज्ञा दो कि वह विदर्भराज को जड़ से उखाड़ फेंके। वह मुझसे बदले का व्यवहार करना चाहता है। वह स्वभाव से ही मेरा शत्रु है। ऐसे खोटे शत्रु का नाश करने का मैं पहले ही संकल्प कर चुका हूँ। मंत्री भी यही चाहता था, इसलिए उचित प्रबंध करने के लिए वह वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद गौतम ने वहाँ प्रवेश किया। वह महाराज का मित्र विदूषक था। जिस मालविका को उन्होंने चित्र में देखा था, उसे वह आंखों से देखना चाहते थे। इसका उपाय ढूंढने के लिए उन्होंने गौतम को ही तैनात किया था। इस बारे में उसने क्या किया, यह वह महाराज को बता ही रहा था कि नाट्य कला के आचार्य गणदास और हरदत्त आपस में लड़ते हुए वहां आ पहुंचे। वे इस बात का निर्णय करवाना चाहते थे कि उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। हरदत्त गणदास को अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझते थे और गणदास अपने तथा हरदत्त में उतना ही अंतर मानते थे जितना समुद्र और गड्ढे में होता है। उन्होंने महाराज से परीक्षा लेने को कहा, लेकिन महाराज ने स्वयं इस झगड़े का निर्णय करना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि रानी धारिणी यही समझेगी कि उन्होंने पक्षपात किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बात का निर्णय महारानी और उनकी सखी सन्यासिनी कौशिकी के सामने होना चाहिए। इस बात पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की, इसलिए महाराज ने उन दोनों को बुला भेजा। राजा की आज्ञा पाकर साधुनी के वेशवली कौशिकी के साथ मंगल अलंकारों से सजी हुई महारानी धारिणी राजसभा में पधारी। कौशिकी विदुषी थी और पक्षपात से दूर रहने वाली थी। उनमें गुण दोष का विचार करने की बुद्धि भी थी। इसलिए गणदास और हरदत्त दोनों ने उन्हें अपना निर्णायक स्वीकार कर लिया। अब राजा ने शास्त्रार्थ शुरू करने का आदेश दिया, किंतु कौशिकी ने कहा, नाट्य शास्त्र की जांच तो करके दिखाने से होती है, पूरी बातचीत से क्या लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई व्यक्ति स्वयं गुणी होते हैं और कई में केवल दूसरों को सिखाने का ही गुण होता है, किंतु जिस व्यक्ति में दोनों गुण हों वही सच्चा और सबसे अच्छा गुणी है। और सब लोगों ने तो इस बात को पसंद किया, लेकिन रानी को यह सब पसंद नहीं आया। वह नहीं चाहती थी कि गणदास की शिष्या राजा के सामने आए, इसलिए उन्होंने परीक्षा को टालने की पूरी कोशिश की। लेकिन आचार्य गणदास अपने शिष्या की चातुरी दिखाने को बहुत उत्सुक थे, सो उनकी एक न चली और अंत में उन्हें अपनी अनुमति देनी ही पड़ी। इसके बाद दोनों आचार्य तैयारी करने के लिए नाटक घर में चले गए। यह निश्चय हुआ कि मृदंग की आवाज सुनने पर वे सब लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। मृदंग बज उठा और तब विदूषक के साथ राजा, रानी, पंडिता, कौशिकी तथा राज परिवार के दूसरे लोगों ने संगीतशाला में प्रवेश किया। आचार्य गणदास हरदत्त से आयु में बड़े थे, इसलिए पहले उन्हीं को अपनी कला दिखाने का अवसर दिया गया। कुछ क्षण बाद गुरु के साथ मालविका ने मंच पर प्रवेश किया। राजा उसके रूप को देखते रह गए। वह चित्र से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। उसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चमक रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे विधाता ने उसे नृत्य और नाट्य के लिए ही बनाया हो। उसने 4 पदों वाला एक गीत गाया और उसके भाव के अनुसार अभिनय भी किया। उसे देखकर राजा और भी मुग्ध हो उठे। जब वह जाने लगी तो सहसा विदूषक गौतम ने उन्हें रुकने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर वह रुक गई। तब गौतम ने कहा, पहले देवी कौशिकी अपना मत प्रकट करेंगे, मैं पीछे बतलाऊंगा कि भूल कहाँ हुई है।
देवी कौशिकी ने उस अभिनय को बिल्कुल निर्दोष कहा। वह इतना आकर्षक था कि मन किसी दूसरी ओर जाने ही नहीं पाता था। महाराज ने भी उस अभिनय की प्रशंसा की। इस बात से गणदास बहुत प्रसन्न हुए। रानी ने भी उन्हें बधाई दी। गौतम को क्या कहना था, उसने तो मालविका को रोकने के लिए चाल चली थी। इसलिए गणदास मालविका को लेकर चले गए और तब हरदत्त ने अपना सिखाया हुआ अभिनय दिखाने की आज्ञा मांगी। राजा के मन में जो भी कुछ रहा हो, ऊपर से उन्होंने यही कहा, हाँ हाँ, हम लोग तो देखने को उतावले बैठे हैं। लेकिन ठीक इसी समय वैतालिक ने दोपहर हो जाने की सूचना दी। इस पर गौतम बोला, अरे रे रे, अब तो भोजन का समय हो गया। वैद्य लोग कहते हैं कि समय पर भोजन न करने से बड़ी हानि होती है। बेचारा हरदत्त अब क्या करता। राजा ने उससे कहा, आपका प्रयोग हम कल देखेंगे, अब आप आराम करें। इसके बाद सभा समाप्त हो गई। उसके कुछ दिन बाद भगवती कौशिकी की दासी एक नींबू लेने के लिए महाराज की वाटिका में गई तो मालिन ने उससे पूछा, क्यों सखी, उन दोनों आचार्य में जो झगड़ा चल रहा था उसमें कौन जीता? दासी ने उत्तर दिया, यूं तो दोनों ही पंडित चतुर हैं, पर गणदास ने मालविका को जैसा अच्छा सिखाया है उसे देख लेने पर यश गणदास को ही मिला है। मालिन ने फिर पूछा, इधर मालविका के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें सुनी जा रही हैं? दासी ने कहा, सो तो ठीक है, महाराज उसे चाहते हैं, पर महारानी के डर के कारण कुछ कह नहीं सकते। इधर इन दिनों मालविका भी मुरझा रही है। और तो मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, मैं चलूं? मालिन ने कहा, चलो, मैं भी चलती हूं। मुझे भी महारानी से कहना है कि सुनहरा अशोक अभी तक फूला ही नहीं है, इसका कोई उपाय होना चाहिए। दासी ने ठीक कहा था। महाराज ऊपर से भले ही कुछ न कहते हों, पर भीतर से वह बहुत बेचैन थे। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। इसी समय एक दिन गौतम ने उन्हें याद दिलाया कि छोटी रानी इरावती ने नए खिले हुए लाल कुर्बक के फूलों को उनके पास भेजा था और वसंत उत्सव के बहाने उनके साथ झूला झूलने की इच्छा प्रकट की थी। इसलिए अब प्रमद वन चलना चाहिए। महाराज रानी की बात सुन चुके थे और फिर रानी के प्रेम का इस प्रकार एकाएक अनादर करना भी ठीक नहीं था। इसलिए वे दोनों उधर ही चल पड़े। उन दिनों सचमुच वसंत आ चुका था। पेड़ों पर कोयलें कूक रही थीं। आम के पेड़ों में बौर निकल आया था। दक्षिणी वायु उसकी सुगंध चारों ओर फैला रही थी। जिधर देखो उधर फूल खिले हुए दिखाई देते थे। कहीं लाल अशोक फूले थे तो कहीं काले, धौले और लाल कुर्बक। कहीं भौरों से लिपटे तिलक की बहार थी। यह वह समय था जब अशोक वृक्षों की इच्छा पूरी करने के लिए कुमारी और सौभाग्यवती नारियां सज धज कर जाती और जिन वृक्षों पर फूल न खिलते थे उन पर अपने पैरों के प्रहार से फूल खिलाकर उनका मनोरथ पूरा करती। प्रमदन वन में एक सुनहरी अशोक था जिसका मनोरथ पूरा करने के लिए महारानी धारिणी प्रतिदिन जाया करती थी। किंतु एक दिन विदूषक गौतम की कोई हंसी की बात सुनकर वह ऐसे खिलखिलाई कि झूले से गिर पड़ी और उनके पैर में मोच आ गई। इसलिए अब इस काम को करने के लिए उन्होंने अपनी दासियों में से मालविका को चुना और उससे कहा कि यदि उसके पैर के प्रहार से 5 दिन में उस अशोक में फूल खिल आएंगे तो वह मुँह मांगा इनाम देगी। इसलिए मालविका भी उस दिन अशोक का मनोरथ पूरा करने के लिए प्रमदन वन में आई हुई थी। उसे वहाँ अकेला देखकर राजा चकित तो हुए लेकिन प्रसन्न भी बहुत हुए और छिपकर
उसके मन के भावों को प्रकट करने वाली बातों को सुनने लगे। देखने में अब वह पहले से बदल चुकी थी। उसका रंग सरकंडे की तरह पीला पड़ गया था। वह नहीं जानती थी कि लताओं की ओट में छिपे हुए महाराज और गौतम उसकी बेचैनी को देख रहे हैं। वह अपने आप से अपने मन की बात कहती रही। उसकी बातें सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि वह भी उनसे प्रेम करती है। इतने में उसकी सखी वकुला वलिका चरणों को सजाने की सामग्री ले आई और बड़े प्यार से उसके पैरों में महावर रचाने लगी। यह देखकर महाराज को मालविका के वहां आने का सही कारण मालूम हो गया, लेकिन वह यह न जान सके कि इसी समय रानी इरावती भी वहां आ गई हैं और सब कुछ देख सुन रही हैं। रानी इरावती ने वकुला वलिका की बातें सुनी तो उन्हें संदेह होने लगा कि महाराज मालविका से प्रेम करते हैं। इतने में मालविका के दोनों चरण सजाकर वकुला वलिका ने उनमें नुपुर डाल दिए। वह भी पत्तों का गुच्छा कानों में पहनकर अशोक पर चरण प्रहार करने लगी। राजा मालविका के सामने आकर अपना प्रेम प्रकट करने का अवसर ढूंढ ही रहे थे कि गौतम ने तुरंत एक चाल चली। एकदम आगे बढ़कर उसने मालविका से कहा, देवी, महाराज के अशोक को बाएं पैर से ठुकराकर क्या आपने अच्छा काम किया है? उसने वकुला वलिका को भी डांटा। इस पर मालविका डर गई। वकुला वलिका ने कहा, आर्य, यह महारानी की आज्ञा का पालन हो रहा है, इसलिए यह ऐसी ढिठाई करने में परवश थी। महाराज क्षमा करें। और वे दोनों राजा के चरणों पर गिर पड़े। राजा ने मालविका को हाथ से पकड़कर उठाया और पूछने लगे कि कहीं पत्तों के समान कोमल उसका बायां पैर उस कठोर अशोक पर ठोकर मारने से दुखने तो नहीं लगा है? मालविका यह बात सुनकर लजा गई और वहां से जाने लगी। तब यह कहकर राजा ने अपना प्रेम व्यक्त करने में देर न की, जाती हो लेकिन अशोक की तरह मेरा मनोरथ भी पूरा करना। रानी इरावती सब कुछ देख सुन रही थी। वह अब अधिक न सह सकी और शीघ्रता से बाहर आकर उनको डांटने लगी। उसे देखकर सब घबरा गए। मालविका तो सखी सहित क्षमा मांगकर तुरंत वहां से खिसक गई, लेकिन महाराज की अच्छी गत बनी। उन्होंने बहुतेरा कहा, तुम्हारे आने में देर हो रही थी इसलिए थोड़ा बहुत जी बहला रहे थे। लेकिन रानी को विश्वास क्यों आने लगा था। उसने महाराज को बहुत डांटा और बार बार मनाने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। महाराज ने उसके पैर तक छुए पर वह नहीं रुकी, वहां से चली ही गई। इरावती का क्रोध इतना तेज था कि उसने वह सब बातें बड़ी रानी धारणी से कह दी। इस पर महारानी धारणी की आज्ञा से मालविका और वकुला वलिका के पांव में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उनको छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि द्वार की रखवाली करने वाली को महारानी की आज्ञा थी कि जब तक उनकी नाग मुद्रा न दिखाई जाए तब तक उन दोनों में से किसी को भी न छोड़ा जाए। ये सब बातें महाराज को तब मालूम हुई जब वह गौतम के साथ महारानी धारणी का कुशल समाचार पूछने आ रहे थे। रास्ते में यह बुरा समाचार सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने गौतम से मालविका को छुड़ाने का कोई उपाय ढूंढने को कहा। गौतम ने तुरंत एक उपाय बताया। उसे जानकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वह महारानी से मिलने चले गए। गौतम भी अपने काम में जुट गया। इस वाक्य को फिर से सुनिए। गौतम भी अपने काम में जुट गया। उस समय महारानी अपने सोने के हवादार कमरे में सेज पर बैठी हुई थी। लाल चंदन लगा हुआ उनका पांव दासियों के हाथ में
था और सन्यासिनी कौशिकी कहानी सुनाकर उनका मन बहला रही थी। महाराज को देखकर उन्होंने उठना चाहा, परंतु महाराज ने उन्हें रोक दिया। वह वहीं बैठ गए और हालचाल पूछने लगे। वह उनके कष्ट के प्रति संवेदना प्रकट कर ही रहे थे कि गौतम जनेऊ से अपने पांव का अंगूठा बांधे चीखता चिल्लाता वहां आ पहुंचा। उसने रोते हुए बताया कि महारानी के दर्शन के लिए आते समय उनके लिए कुछ फल फूल लेने वह प्रमदन वन चला गया था। जैसे ही उसने अशोक के फूल तोड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, वैसे ही नीचे से एक सांप ने उसे डस लिया। उसके अंगूठे पर सांप के काटने के चिन्ह भी बने हुए थे। बार बार वह यही कहता कि उसे कराल काल ने डस लिया है, उसकी नस नस खींच रही है और उसके प्राण निकला चाहते हैं। वह कभी महाराज से कहता कि उसने बचपन से महाराज का साथ दिया है, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी निपुती माता की देखभाल की जाए। कभी वह भूल से किए हुए अपने अपराधों के लिए महारानी से क्षमा मांगता। महारानी धारिणी और कौशिकी ब्राह्मण गौतम को मरता देख घबरा उठी, लेकिन महाराज ने उसे धीरज बंधाया और तुरंत ध्रुव सिद्धि नामक वैद्य के पास ले जाने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद प्रतिहारी ने लौटकर महाराज को बताया, ध्रुव सिद्धि ने कहा है कि पानी के घड़े के सहारे किसी ऐसी वस्तु से विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हो, इसलिए कोई ऐसी वस्तु ढूंढ कर ले आओ। यह सुनकर रानी धारिणी ने तुरंत अपनी अंगुली से नाग मुद्रा उतार कर उसे दे दी और कहा, काम हो जाने पर इसे मुझे ही लौटा देना। महाराज ने भी कहा, काम हो जाने पर शीघ्र ही समाचार देना। थोड़ी देर बाद समाचार मिला कि गौतम का विष उतर गया है और वह भला चंगा हो गया है। रानी धारिणी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और महाराज अग्निमित्र भी मंत्री का संदेश पाकर किसी आवश्यक राजकार्य में परामर्श देने वहां से चले गए। प्रतिहारी जयसेना उनके साथ था। वहां से वे दोनों प्रमदन वन गए। गौतम उन्हें मार्ग में ही मिल गया। उसने बताया कि काम पूरा हो चुका है। महाराज ने तब जयसेना को विदा कर दिया और गौतम से पूछा, क्यों जी, क्या माधविका ने बिना कुछ पूछे ताछे ही मालविका और वकुलावलिका को छोड़ दिया? गौतम ने बताया कि माधविका ने पूछताछ की थी, लेकिन वह भी कम चतुर न था। उसने माधविका से कहा, महाराज के ग्रह बिगड़ गए हैं, उनकी शांति के लिए ज्योतिषियों ने सब बंदियों को मुक्त कर देने की राय दी है। यदि महारानी अपने किसी सेवक को भेजती है तो रानी इरावती बुरा मान जाती, सो उनका मन रखने के लिए उन्होंने मुझे बुलाकर यह काम सौंप दिया है। माधविका ने इस बात को सच समझा और मालविका तथा वकुलावलिका को छोड़ दिया। महाराज अपने मित्र की बुद्धि और विशेषकर उसके स्नेह के कारण बड़ी सुगमता से अपना काम सिद्ध होते देखकर फूले न समाये। उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उधर समुद्रगृह में मालविका अपनी सखी के साथ उनकी बाट जोह रही थी। वह चुपचाप वहां पहुंचकर एक झरोखे से उनको देखने लगे कि वे क्या कर रही है। वकुलावलिका मालविका को महाराज अग्निमित्र का एक चित्र दिखा रही थी। उन दोनों ने चित्र वाले महाराज को प्रणाम किया। मालविका उस दिन नाट्यशाला में लज्जा के कारण महाराज को पूरी तरह न देख पाई थी, इसलिए अब वह उन्हें चित्र में देखकर आघाती नहीं थी। किंतु उस चित्र में महाराज सब ओर से दृष्टि हटाकर रानी इरावती की ओर देख रहे थे। यह देखकर मालविका को बड़ी जलन हुई और उसने क्रोध के मारे मुंह फेर लिया। राजा और गौतम तब तुरंत उनके पास चले आए। उन्हें देखकर दोनों ने उनका स्वागत किया। कुछ क्षण बाद गौतम और वकुलावलिका बहाना बनाकर वहां से चले गए, लेकिन महाराज और मालविका वहीं रह गए। बाहर आकर गौतम
ठंडी और चिकनी शिला पर लेट गया और कुछ देर बाद सो गया। उसी समय छोटी रानी इरावती गौतम का हाल सुनकर प्रमदन वन में उसे देखने आई। उसके साथ ही वह चित्र में बने हुए महाराज को मनाना भी चाहती थी। उसे महाराज से रूठने का दुख था। इसी समय उन्होंने महारानी धारिणी की एक दासी से यह समाचार भी मिला कि उसका सम्मान बढ़ाने के लिए महारानी ने मालविका और उसकी सखी को बंदी गृह में डाल दिया है। समुद्र गृह के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने विदूषक गौतम को आराम से सोते हुए पाया। वह नींद में मालविका से बातें कर रहा था। यह सुनकर इरावती की दासी ने कहा, यह बड़ा दुष्ट और कृतघ्न ब्राह्मण है। पेट तो आपके दिए लड्डुओं से भरता है और सपने में बातें करता है मालविका से। इसे अभी सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी से डराती हूं। यह कहकर उसने सांप की तरह टेढ़ी एक लकड़ी उस पर डाल दी। गौतम एकदम डर कर उठा और चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर महाराज अग्निमित्र तुरंत समुद्र ग्रह से बाहर निकल आए और गौतम की सहायता के लिए आगे बढ़े, पर पीछे आती हुई मालविका ने सांप के डर से उन्हें रोक दिया। इतनी देर में गौतम को पता लग गया कि वह सांप नहीं लकड़ी है। वह हंसकर बोला, केतकी के कांटे से अपना अंगूठा छेद कर सांप पर जो मैंने झूठा कलंक लगाया था उसी का यह फल है। खंभे के पीछे छिपी हुई रानी इरावती यह सब देख रही थी। अब वह सामने आ गई और सबको लताड़ने लगी। उस समय मालविका की दशा बंधन से छूटे हुए उस पालतू कबूतर की तरह थी जिस पर बिल्ली की दृष्टि पड़ गई हो। बकुला वलिका अपने को निरपराध प्रमाणित करने का असफल प्रयत्न कर रही थी। उस बेचारी का दोष भी क्या था? क्या मेंढक की बोली सुनकर ही इंद्र को पानी बरसाने की याद आती है? विदूषक गौतम भी इरावती के कोप से बचने के लिए अपनी सब युक्तियां काम में ला रहा था। महाराज ने भी रानी को मनाते हुए कहा, मुझे तो इसमें रूठने की कोई बात नहीं दिखाई देती। मैंने तो इन दोनों को इसलिए छोड़ दिया है कि उत्सव के दिन अपने सेवकों को अपराध करने पर भी बांध कर नहीं रखना चाहिए। वहां से छूटने पर ये दोनों मुझे प्रणाम करने यहाँ चली आई थी, लेकिन इरावती का क्रोध शांत नहीं हुआ। यही नहीं, और बड़ी रानी पर भी क्रुद्ध हो उठी। लेकिन इसी समय उसकी दासी ने आकर कान में बताया कि यह सब काम गौतम का है। बस वह गौतम पर बरस पड़ी। राजा बड़ी मुसीबत में थे कि इस संकट से कैसे पीछा छूटे कि उसी समय प्रतिहारी जयसेना ने आकर निवेदन किया। कुमारी वसुलक्ष्मी गेंद के पीछे दौड़ रही थी कि एक पीला बंदर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर कुमारी बहुत डर गई और देवी की गोदी में पड़ी हुई थर-थर कांप रही है। अभी तक उन्हें चेत नहीं हुआ। उसे सुध में लाने के लिए राजा को एक अच्छा बहाना मिल गया, जिसका लाभ उठाकर वह तुरंत वहां से चले गए। रानी इरावती भी घबरा कर उनके साथ चली गई। उनके जाने के बाद भी मालविका का डर कम नहीं हुआ। कहने लगी, अब न जाने क्या क्या दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन ठीक इसी समय उन्हें सुनहरे अशोक के फुलाने का समाचार मिला। वे दोनों बड़ी प्रसन्न हुई और मालिन के पीछे पीछे बड़ी रानी के पास चल दी। उसी समय राजभवन में चारों ओर से सुखद समाचार आने लगे। महारानी धारिणी के भाई वीरसेन ने विदर्भ देश से अपनी विजय का समाचार भेजा था। उन्होंने विदर्भ राज को हराकर उनके भाई माधव सेन को छुड़ा लिया था और अनेक बहुमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े तथा अच्छे अच्छे कलाकार सेवक महाराज को भेंट स्वरूप भेजे थे। मालविका पर जो भो भाग्य ने दया की। सुनहरा अशोक उसके चरण प्रहार से फूल उठा था। महारानी धारिणी बहुत प्रसन्न थी और अशोक के फूलों की शोभा देखने के लिए उन्होंने महाराज अग्निमित्र को आमंत्रित किया था। उस दिन सन्यासिनी कौशिकी को भी क्या सूझी। उन्होंने महारानी से कहा कि यदि उन्हें अपने आप को श्रृंगार
कला में निपुण समझने का गर्व है तो वह मालविका का विवाह के योग्य श्रृंगार कर अपनी कला का परिचय दे। महारानी प्रसन्न तो थी ही, उन्होंने नववधू के विशेष अलंकारों से मालविका को बड़े सुहावने ढंग से सजा दिया। महारानी का संदेश पाकर महाराज अग्निमित्र विदूषक के साथ प्रमदन वन में पधारे। वसंत का यौवन जैसे लौट आया था। अशोक ने लाल फूलों की चादर ओढ़ रखी थी। जब महारानी ने महाराज का स्वागत किया तो मालविका रानी के पास ही खड़ी थी। उसे नववधू के वेश में देखकर राजा के हृदय में आशा की एक लहर उठी। मालविका अपने विवाह वेश का कारण जानती थी, परंतु फिर भी उसकी बाईं आंख बार बार फड़क रही थी और उसका मन कमल पत्र पर पड़े जल की बूंदों की तरह कांप रहा था। वह बड़ी सुंदर लग रही थी। उसी समय विदर्भ देश से आए हुए उपहारों में से संगीत कला निपुण 2 युवतियां महाराज और महारानी के सामने पेश की गईं। महारानी ने प्रसन्न होकर मालविका को उनमें से एक युवती को अपनी साथिन के रूप में चुन लेने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही दोनों युवतियों ने मालविका को देखा तो वे आश्चर्य से चकित रह गईं। उन्होंने अपनी राजकुमारी को पहचान लिया। उन्होंने उसे झुककर प्रणाम किया और फिर गले मिलकर रोने लगी। सब हैरान रह गए। पूछने पर पता चला कि यही वह मालविका है जिसका विवाह महाराज अग्निमित्र से करने के लिए माधव सेन उसे विदिशा ला रहे थे। यही उस माधव सेन की छोटी बहन है जिसे महाराज अग्निमित्र की विजयी सेना के कारागार से मुक्त किया गया है। राजकुमारी मालविका का वास्तविक परिचय पाकर महारानी बोल उठी, मैंने चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर बड़ा पाप किया है। युवतियों ने आगे बताया कि माधव सेन मालविका के साथ विदिशा आते समय जब अपने ही भाई द्वारा पकड़ लिए गए तो उनके मंत्री सुमति मालविका को अपने साथ लेकर गुप्त रूप से कहीं चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये वे कुमारियां नहीं जानती थीं, लेकिन उसी समय पंडिता कौशिकी बोल उठी। उसके बाद को की कथा मैं बताती हूँ। उसकी आवाज सुनकर वे युवतियां उन्हें भी पहचान गईं। वह मंत्री सुमति की बहन थी। उन्होंने आगे की कथा बताते हुए कहा, मेरे भाई सुमति माधव सेन के पकड़े जाने पर मालविका को आपके पास पहुंचाने स्वयं चल पड़े। रास्ते में विदिशा जाते हुए वैश्यों का एक दल मिला और वह उनके साथ हो लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। तभी सहसा डाकुओं का एक दल उन पर टूट पड़ा। उन डाकुओं की छातियों पर तरकशों के पट्टे कसे थे, एड़ियों तक मोर पंख लटक रहे थे और उन सबके हाथों में धनुष थे। वे ऐसे भयंकर थे कि उनसे लड़कर जीतना कठिन था। वणिक दल के सैनिकों ने कुछ समय तक तो उनका सामना किया, पर डाकुओं ने उन्हें शीघ्र ही मार भगाया। तब मेरे भाई ने उन डाकुओं से मालविका को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। उन्होंने स्वामी का ऋण चुका दिया। यह देखकर मैं मूर्छित हो गई और जब मुझे होश आया तो देखती क्या हूँ कि मालविका का कहीं पता नहीं है। तब अपने भाई का दाह संस्कार कर के मैं आपके देश चली आई और सन्यासिनी का वेश धारण कर लिया। फिर वीरसेन ने मालविका को डाकुओं से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास पहुँचा दिया। यहाँ पहुँचकर मैंने इसे देखा। यही मेरी कथा है। यह कथा सुनकर महाराज को बड़ा पछतावा हुआ। महारानी ने देवी कौशिकी से कहा, भगवती, यह बात छिपाकर कि मालविका इतने ऊंचे घराने की है, आपने अच्छा नहीं किया। कौशिकी ने क्षमा याचना करते हुए अपने मौन का कारण बताया। मालविका के पिता के जीवन काल में ही एक सिद्ध महापुरुष यात्रा करता हुआ उनके यहाँ आया था। उसने मेरे सामने ही भविष्यवाणी की थी कि मालविका 1 वर्ष तक दासी बनकर रहेगी। उसके बाद योग्य पति से इसका विवाह होगा। जब मैंने देखा कि आपके चरणों में इसका कर्म भोग कट रहा है तो मैं चुप हो गई। मैं समझती हूँ कि मैंने अच्छा ही किया।
इसी समय कंचुकी ने आकर निवेदन किया। मंत्री जी ने कहलाया है कि विदर्भ के लिए जो प्रबंध करना था वह सब कर दिया है, पर मैं महाराज की इच्छा भी जान लेना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यज्ञसेन और माधवसेन दोनों वर्धा नदी के उत्तर और दक्षिण तटों पर अपने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर उसी तरह सुख से राज करें जिस तरह दिन और रात को बांटकर सूर्य और चंद्रमा अलग अलग चमकते हैं। मंत्रिमंडल ने इस विचार का प्रसन्नता के साथ अनुमोदन किया। तब महाराज अग्निमित्र सेनापति वीरसेन को इस आशय का पत्र भेजे जाने की आज्ञा दे ही रहे थे कि उन्हें सेनापति पुष्यमित्र का पत्र भेंट किया गया। अब तो महारानी उत्सुक हो उठी। उनका पुत्र वसुमित्र सेनापति पुष्यमित्र के साथ ही था। पुष्यमित्र ने अपने पत्र द्वारा अपने पुत्र अग्निमित्र को सूचित किया, अश्वमेघ की दीक्षा लेकर मैंने 1 वर्ष की अवधि बांधकर जो घोड़ा छोड़ा था और 100 राजपुत्रों के साथ कुमार वसुमित्र को जिसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था, उसे सिंधु नदी के दक्षिण तट पर यवनों की घुड़सवार सेना ने पकड़ लिया। इस पर बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में धनुर्धारी वसुमित्र ने बड़ी वीरता से शत्रुओं को मार भगाया और अपना छीना हुआ घोड़ा लौटा लिया। मैं अब अश्वमेघ यज्ञ कर रहा हूं, इसलिए आप तुरंत बहुओं को लेकर चले आओ। महाराज और महारानी इस सुखद समाचार को सुनकर प्रसन्न हो उठे। महारानी धारिणी अब केवल वीर पति की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वीर पुत्र की माता भी थी। उन्हें हर्ष होना स्वाभाविक ही था और सबको भी इस समाचार से बड़ा हर्ष हुआ। महाराज ने उस अवसर पर यज्ञसेन के साले और अन्य सब बंदियों को मुक्त कर दिया। उस हर्ष और उल्लास में महारानी धारिणी मालविका को नहीं भूली। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उन्होंने उस शुभ अवसर पर उसे महाराज को सौंपने की इच्छा प्रकट की। रानी इरावती अब सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए उसने भी महारानी के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अंत में महारानी धारिणी ने वधू वेश वाली मालविका को सचमुच दुल्हन बनाकर राजा को सौंप दिया और पूछा, आर्यपुत्र, क्या मैं आपकी कुछ और मनचाही बात कर सकती हूँ? महाराज ने कहा, देवी, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम सदा मुझ पर प्रसन्न रहो। फिर भी इतना और हो जाए कि जब तक अग्निमित्र राज्य करें तब तक उनकी प्रजा में किसी प्रकार के उपद्रव आदि ना हो। कहानी समाप्त। यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा है जरूर अच्छी लगी होगी। कालिदास की बेजोड़ कृति है, उनकी पहली कृति है, लेकिन उसमें पूरी भव्यता सामने है। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। कालिदास की ही या दूसरी रचना लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।